जितने करोड़ों का प्रलोभन भारतीय जनता पार्टी दे रही थी उससे बड़ा क्या प्रलोभन हो सकता है। अध्यक्ष मुझे राहुल जी ने बनाया, सोनिया जी ने बनाया, लेकिन निमित्त हरीश रावत जी थे, इसलिए ने मुझे टिकट दिया। लेकिन उससे पहले भी मैं कांग्रेस का ही कार्यकर्ता था। ये मेरी मंशा कभी नहीं रही कि मैं कोई पद लूं। पार्टी के टिकट के बल पर हम विधायक के रूप में कहलाए कि भाई ये विधायक हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि बुरा वक्त है तो फिर पार्टी छोड़ दो, ऐसा। दोस्तों नमस्कार, मैं विजेंद्र राणा हूं और आप पर्वतजन का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं। आज हमारे साथ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी हैं। सवालों का सिलसिला बहुत लंबा है और एक के बाद एक सवाल हम गणेश गोदियाल जी से करेंगे। सर, पहले तो हमारे इस प्रोग्राम में स्वागत है सर आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने समय मेरे लिए निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, पहाड़ के एक छोटे से गांव से आप आते थे, उसके बाद आप एक कुशल उद्यमी बने जो है, और आपने जो है एक नई कहानी लिखी, उसके बाद राजनेता बने। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि एक कुशल उद्यमी बनने की कहानी कैसे शुरू होती है। एक पहाड़ का एक छोटा बच्चा जो अभावग्रस्त जो है, एक अभावपूर्ण स्थितियों से आता है, उसके बाद एक कुशल उद्योगपति बन जाता है। तो किस प्रकार का संघर्ष रहा? देखिए, पहले तो ये बात कि मैं कुशल या सफल उद्यमी रहा, ये मैं नहीं कहना चाहता कि मेरे मुंह से कि मैं कुशल या सफल रहा। लेकिन जितने समय भी मैंने कारोबार किया, निश्चित रूप में मैंने बहुत उसमें भी उस क्षेत्र में भी बड़ी ईमानदारी से, बड़ी मेहनत से स्थापित स्वयं को किया। एक आपकी भाषा में बिल्कुल सही नहीं होता है कि पहाड़ से निकल कर जाना और महानगरों में अपने को स्थापित करना, ये बहुत आसान बात नहीं होती। लेकिन ये परमेश्वर का मुझ पर आशीर्वाद था, मेहनत मेरी अवश्य थी कि मैं जब तक भी रहा मैं इस रूप में संतुष्ट हूँ कि मैंने अच्छा किया। और बहुत पैसा कमाना और बहुत पैसे की को जमा रखना, ऐसी हवस मेरी कभी नहीं रही। दूसरा, आपने कहा कि आपने कैसे कर पाए, तो एक बेसिक एक नियम है कि आवश्यकता जो है वो आविष्कार की जननी होती है। जब आदमी की आवश्यकता होती है और वो ईमानदारी से उस आवश्यकता को पूरा करने में लगता है, तो वो अपने आप में ही वो उद्यमी है, एंटरप्रेन्योर है। वो अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ उद्यम करता है। तो मैं भी ये मानता हूँ कि मेरी आवश्यकता थी, बहुत गरीबी थी, बहुत ही गरीबी के कारण बहुत जलालत जो झेली, उसने मुझे संघर्ष करना सिखाया। ये अलग चीज़ है कि अपने संघर्ष की कहानी उन लोगों को कहनी चाहिए जो अपने जीवन में सफल हों। मुझे अभी उस कदर सफलता प्राप्त नहीं हुई कि मैं अपने जीवन में जो संघर्ष मैंने किए उन पर उन कहानियों को कहूँ, उसको लिपिबद्ध करूँ, कहीं लिखूँ, वो अभी समय नहीं आया। मैं उस कदर सफल नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं उस कदर सफल हुआ तो निश्चित रूप में जिस संघर्ष में निकल कर सफल हो पाऊंगा, वो लोगों के लिए एक प्रेरणा बनेगी। वो ऐसा संघर्ष मैंने किया बचपन में। 1990 का वो दौर जहां पर राठ क्षेत्र से दो परिपक्व नेता आते थे, डॉक्टर शिवानंद नौटियाल और डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, जो एक मजबूत कद्दावर चेहरा राठ क्षेत्र से आते थे। कहा जाता है कि 8 बार जो है डॉक्टर नौटियाल जो है विधायक रह चुके थे। इसके अलावा राम जन्मभूमि जो आंदोलन है, उसके बाद जो है कहीं ना कहीं रमेश पोखरियाल निशंक जी ने जो वहां पर बड़ी बढ़त बनाई और 3 और 4 बार वो जो है चुनाव जीत के। इसके बाद कांग्रेस में एक नए चेहरे की खोज शुरू हुई जो रमेश पोखरियाल निशंक को जो टक्कर दे सके, और कहीं ना कहीं गणेश गोदियाल जी का जो है कि ताजापोशी उस तर्ज पर की गई। सर, ये ताजापोशी की गई आपको, तो आप अपना राजनीतिक गुरु क्यों मानते हैं? क्योंकि इससे पहले आपका राजनीतिक जो है पृष्ठभूमि नहीं थी। एकाएक जो है आप आए और छाई और आपने रमेश पोखरियाल निशंक जी को भी चुनाव में हरा दिया। देखिए, एक तो बात यह है कि निश्चित रूप में ये परमेश्वर को जब कुछ मंजूर होता है तो कोई ना कोई निमित्त बनता है। मैं पार्टी का समर्पित व्यक्ति था और यहीं से नहीं, बचपन से, अगर मैं बाहर भी रहा महाराष्ट्र में, तो राजनीतिक रूप में छोटे मोटे काम जो हम करते थे पार्टी के लिए करते ही थे। लेकिन हमने ये इतनी हमें होशियारी नहीं थी कि कोई पद लेना है, कुछ करना है, आगे बढ़ना है, ऐसा नहीं था। तो मैं जब अपने इलाके में दोबारा आया तो मैं कांग्रेस की बात करता था। और उस क्षेत्र में उस समय, जैसे कि आपने स्वयं भी कहा, 91 के बाद जो भारतीय जनता पार्टी का उदय हुआ, राम मंदिर के मुद्दे पर जो भारतीय जनता पार्टी 91 के बाद जो चमकी, और उसके बाद कांग्रेस के लिए लोगों के मन में उतना स्थान नहीं था। मैं ये महसूस करता हूँ कि राम मंदिर का मुद्दा अगर यथार्थ में पॉजिटिव मुद्दा है, हम सबको उसको स्वीकार करना चाहिए। राम मंदिर का मुद्दा अच्छी बात है, लेकिन राम मंदिर के मुद्दे के साथ साथ धर्म और इसके साथ साथ आध्यात्मिकता के साथ साथ हमें काम की भी डिलीवरी करनी बहुत आवश्यक है। सरकारों में रहकर सिर्फ धर्म के आधार पर लोगों के वोट पाना और फिर उसके बाद काम न करना, मैं समझता हूँ कि ये लोगों के साथ ज्यादती है। मैंने इस बात को महसूस किया, मैंने लोगों को इस बात समझाई। उदाहरण के लिए हमारे इलाके में
150 किलोमीटर तक कहीं कोई डिग्री कॉलेज नहीं था। 91 के बाद लोग बहुत बार ऐसे मांग करते थे कि हमें डिग्री कॉलेज चाहिए, लेकिन सरकारें नहीं कर पाई। 2002 तक भी ऐसी स्थिति थी कि नहीं कर पाई। तो लोगों ने मुझसे कहा कि आप कर सकते हैं, तो मैंने कहा मैं आपका सहयोग होगा तो मैं कर सकता हूं। तो मैंने इंडिविजुअल अपने अपने बल पर वहां पर डिग्री कॉलेज की स्थापना की। लोगों को लगा कि जो हमारे सपनों को साकार कर सकता है ऐसा एक व्यक्ति है, और ये मेरा सौभाग्य ही था कि मैं ऐसा व्यक्ति था कि मुझे कहीं टिकट के लिए जाने की जरूरत नहीं पड़ी। कांग्रेस का मुझे टिकट घर पे आया। इसमें निश्चित रूप में मैं इस बात को कहना चाहूँगा कि वो टिकट मुझे उस समय कांग्रेस के नेता सतपाल महाराज थे, और सतपाल महाराज जी ने मुझे वो टिकट दिलाया। इसका श्रेय उन्हीं को जाता है। ये अलग बात है कि कालांतर में हमारे भिन्नता रही, मतों की भिन्नता रही, सोच की भिन्नता रही। उनकी अलग सोच थे, मेरी अलग सोच थी, वो भिन्नता जरूर रही, लेकिन ये श्रेय उन्हीं को जाता है। सर क्षमा चाहूंगा, ये भी सुर्खियां चलती हैं कि आपके राजनीतिक गुरु भी सतपाल महाराज जी हैं जो आपको राजनीति में लाए। तो क्या आप मानते हैं कि वास्तव में जो है, क्योंकि अब वो भाजपा में जो है भाजपा में जा चुके हैं, आप कांग्रेस में हैं, और एक सुर्खियां ये भी थी कि जब वो भाजपा में जा रहे थे कहीं ना कहीं गणेश गोदियाल जी भी भाजपा में जा सकते, परंतु आपने ऐसा किया नहीं और आप कांग्रेस के साथ मजबूत बनकर खड़े रहे। देखिए, मैंने आपको कहा ना कि महाराज जी ने मुझे टिकट दिया, लेकिन उससे पहले भी मैं कांग्रेस का ही कार्यकर्ता था। ये मेरी मंशा कभी नहीं रही कि मैं कोई पद लूं। सर, जब हरीश रावत जी की सरकार जो है कहीं ना कहीं टूट रही थी, उस समय बागियों ने अपना तेवर दिखाए, आप कांग्रेस के साथ मजबूत बने रहे, मजबूत बनकर उभरे। कहा यह भी जाता है कि आपको बड़ा प्रलोभन दिया गया था, उसमें से जो है सत्ताधारी दल की ओर से बड़ा प्रलोभन था। जितने करोड़ों का प्रलोभन भारतीय जनता पार्टी दे रही थी, उससे बड़ा क्या प्रलोभन हो सकता है। और बाकी राजनीति में तमाम बातें लोग बोलते रहते हैं। अपनी पार्टी से क्या प्रलोभन मिलेगा? अपनी पार्टी से क्या प्रलोभन मिल सकता है? और अगर प्रलोभन की तो बात बिल्कुल नहीं थी, लेकिन मेरे मन में एक बात, ये तो शायद परमेश्वर को एक मंजूर था कि जो पार्टी के लिए इतना डेडिकेट है, जो पार्टी के लिए इतना समर्पित है, उसको टिकट मिलना चाहिए, और महाराज जी उसके निमित्त बने। कोई ना कोई निमित्त बनता है। मैं आजीवन उनका इस रूप में ऋणी रहूंगा कि उन्होंने मुझे पहला टिकट दिया। लेकिन जहां तक पार्टी बदली करने की बात है, मैं अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग प्रकृति होती है, मेरा अलग नेचर है। मैं सब कुछ इसलिए नहीं करता कि यहाँ मुझे फायदा हो जाए, यहाँ मैं आगे बढ़ जाऊँ, ऐसा नहीं है। हम जिस पार्टी में हैं, मुझे लगता है कि उसी पार्टी में बढ़कर हमें आगे बढ़ना चाहिए। पार्टी भी देखती है। मैं एक साधारण सा कार्यकर्ता 20 साल में मैं प्रदेश के अध्यक्ष तक बना। ये अलग बात है कि मैं सफल हुआ नहीं हुआ ये वक्त बताएगा। अभी ये बहुत जल्दबाजी होगी कहना कि मैं सफल हुआ या असफल हुआ, लेकिन मैं यहाँ तक पहुँचा। तो मैं नहीं समझता हूँ कि अपने स्वार्थ के लिए हमें ऐसा कुछ करना चाहिए कि हम अपने विचारों को त्याग दें, हम अपनी विचारधारा को त्याग दें और फिर हम दूसरी पार्टी में चले जाएं। ठीक है, उन्होंने मुझसे ये उम्मीद की होगी कि जब वो बीजेपी में गए तो उन्होंने मुझसे उम्मीद की होगी कि भाई मैं उनके विचार, मतलब उनके विचारों को समझते हुए बीजेपी में चला जाऊं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता था, इसलिए मैं नहीं गया। और ऐसे मौके एक ही बार नहीं आए। जब महाराज जी चले गए तो तब हरक सिंह रावत जी को हमने नेता के रूप में देखा कि हरक सिंह रावत जी बाद में ऐसा वक्त आया कि वो भी बीजेपी में चले गए, लेकिन हम नहीं गए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि जिस पार्टी ने हमें टिकट दिया, जिस पार्टी के टिकट के बल पर हम विधायक के रूप में कहलाए कि भाई ये विधायक हैं, तो हमें ऐसा नहीं। मैं सबसे पहला व्यक्ति हूं जो विधानसभा में प्रेस को आमंत्रित करके इस बात का खुलासा मैंने किया कि आज विधानसभा में कुछ घटित होने वाला है, क्योंकि कल रात को मेरे पास भी लोग कुछ बंडल लेके, रुपयों के थैले लेके मेरे पास भी पहुंचे थे और मैंने उन्हें नकार दिया। लेकिन हो सकता है कि आज कुछ विधानसभा में ऐसा कुछ परिलक्षित हो जिससे ये बात साबित होती हो कि और लोगों के साथ भी ऐसा कुछ हुआ है। तो वो दूसरे दिन सामने आया। मैंने तो घटना घटने के पहले बता दिया था कि ऐसा हुआ। तो सीधी बात है कि प्रलोभन तो था ही, लेकिन प्रलोभन में ऐसा नहीं होता कि सबके सब प्रलोभन के साथ हो जाएं। बाकी आपने कहा कि अपनी पार्टी से कोई प्रलोभन था, अपनी पार्टी से कोई प्रलोभन मुझे ऐसा नहीं मिला, न मुझे चाहिए था। मुझे अपने क्षेत्र के विकास के लिए लड़ना था। मैंने वो काम किया जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज रहेगा। मैं आपको बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूँ, आदरणीय मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं, हम सब के प्रधानमंत्री हैं। बड़े आदर के साथ कहना चाहूँगा कि पटेल गुजरात में इतने सालों से संघर्षरत हैं और मैं समझता हूँ कि सैकड़ों लोगों ने अपने जान की कुर्बानी दे दी है ओबीसी स्टेटस के लिए, जान की कुर्बानी दे दी है। लेकिन गुजरात में आज तक पटेलों को ओबीसी का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ। हमारे राठ क्षेत्र में हम
बहुत कम लोग हैं गिनती के, लेकिन हमें राठी कहते हैं, हम राठी हैं। लेकिन उस राठी शब्द की जलालत हमने बरसों बरसों और पीढ़ियों तक झेली, लेकिन हमें ओबीसी का दर्जा नहीं मिला। और अगर मेरे इस सेक्रीफाइस से, जो मैंने अपना सेक्रीफाइस किया, जो हमने विपक्षी दलों के प्रलोभन को त्याग कर अपने भाइयों और अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए वो ओबीसी का दर्जा प्राप्त किया, ये बड़ी बात थी। तो ये प्रलोभन नहीं था, ये मेरी इच्छा थी। और उसी इच्छा को मुझे ये कहने में बिल्कुल हिचक नहीं है कि जब दोबारा सरकार हमारी स्थापित हो गई तो मैंने हरीश रावत जी से कहा कि अगर मुझे कुछ दे सकते हैं तो मुझे अपने क्षेत्र के लिए ओबीसी का स्टेटस चाहिए। और चूंकि ओबीसी के स्टेटस के लिए वो क्षेत्र फुलफिल सभी कंडीशनें करता था, जो मानक है उन मानकों को पूरा करता था, तो ओबीसी आयोग ने इस बात को माना। मैं ओबीसी आयोग का भी धन्यवाद करना चाहूँगा उस समय के, और उस समय की सरकार का भी धन्यवाद करना चाहूँगा। और हमारे क्षेत्र को एक बड़ी सौगात मिली, पीढ़ियों पीढ़ियों के लिए सौगात मिली। आज उस ओबीसी के कारण मैं, पता नहीं लोग कितना उसको समझ पाए नहीं समझ पाए, ये अलग बात है। लोग मतदान करते समय क्षणिक भावनाओं में बहते हैं, शायद मुझे ऐसा लगता है। लेकिन अगर कोई तटस्थ भाव से इस बात को सोचता कि जिस व्यक्ति ने अपने स्वार्थों को तिलांजलि देकर हम सब के लिए ये किया, हमें उसको साथ देना चाहिए, अगर ऐसे होते तो निश्चित रूप में रिजल्ट कुछ और होते। पर चलिए ठीक है, वो जनता ने जो किया सब मंजूर है। लेकिन मैंने अपने स्वार्थों को तिलांजलि देकर वहाँ के लोगों की पीढ़ियों के लिए भला किया है, और हमेशा उसको लोग याद रखेंगे। मीडिया की सुर्खियां और अखबारों की सुर्खियां ये भी कहती हैं कि आपने जीवन में बड़ा संघर्ष किया, उतार और चढ़ाव का बड़ा दौर देखा। कहा जाता है कि मुंबई में जब आप गए थे तो स्टार्टिंग में आपने जो है फुट्स तक बेचे, गाय पाली, और वो तमाम वो काम किए जो एक आदमी को करने चाहिए अपने जीवन में जो है बड़ा बनने के लिए। देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा, अब दोबारा इस बात को दोहरा रहा हूँ कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। मेरी आवश्यकता थी, मैं अपने परिवार को ठीक देखना चाहता था, अपनी माँ के दुखों को दूर करना चाहता था। मेरी माँ ने भी बहुत दुख झेले, तो मुझे लगता था कि मैं मेरी माँ के दुखों को दूर कर सकता हूँ। तो मैं कक्षा 9 और 10 में पढ़ते हुए मैं निश्चित रूप में मुंबई का एक इलाका है चेंबूर, उस चेंबूर नाके पे केले बेचता था। मुझे, और ये नहीं कि मुझे इसमें शर्मिंदगी है, हाँ ये जरूर है कि मैं अभी उस कदर सफल नहीं हुआ कि मैं अपने उन संघर्ष के दौर को जनता को बताऊं। संघर्ष के दौर उन्हीं लोगों को बताने चाहिए जो जीवन में सफल होते हों, अन्यथा लोग मखौल उड़ाने से सिवाय और कोई बात नहीं होती। तो मैं अगर ज़िंदगी में सफल होऊंगा तो मैं निश्चित रूप से एक ऐसी किताब लिखूंगा कि जो लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हो, आने वाले जनरेशन्स के लिए जो प्रेरणा बन सके। उसमें छुपाने वाली कोई बात नहीं। मैं तो आज भी महसूस करता हूँ कि मेरी भुजाओं पर ये क्राउन है जो मैंने संघर्ष किया और जिस संघर्ष में निकला हूँ। लेकिन एक चीज़ जरूर है, संघर्ष के दौरान हो या जब मैं स्थापित हो गया तब हो, मैंने हमेशा दूसरे के साथ वो व्यवहार किया जो व्यवहार मैं मेरे साथ पसंद करता हूँ। कि मेरे साथ कोई एक, मैंने मजदूरी भी की है, तो मुझे लगता है कि मुझे मजदूर के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। मैं जब मजदूर था तो मैं क्या अपेक्षा करता था कि मालिक मेरे से कैसा व्यवहार करे, तो वो व्यवहार ही मैं अब स्थापित होने के बाद दूसरों से करता हूँ जिस व्यवहार की मैं कामना करता था। तो ये ह्यूमन बीइंग है, सभी लोगों में ऐसा होना चाहिए कि भाई लोग अपने साथ दूसरों के साथ भी वो व्यवहार करें जो स्वयं के लिए लोग अपेक्षित करते हैं। सर, आपकी कर्तव्य निष्ठता का जो है और आपकी ईमानदारी का फल बताया जाता है कि आपको मिला। आप मजबूती के साथ सरकार के साथ जो डटे रहे, कांग्रेस के साथ, जिस समय पर लोग प्रलोभन के कारण कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में जा रहे, तो क्या आप मानते हैं कि वो सब जो है कहीं ना कहीं ईमानदारी का निचोड़ था? आपको जो है युवा एक चेहरे के तौर पर आपको जो अध्यक्ष बना दिया गया। जिस प्रकार मुझे पहला टिकट मिलने के लिए, हालांकि टिकट तो कांग्रेस पार्टी ने दिया और हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा थी, उन्होंने दिया, लेकिन जिस प्रकार से पहला टिकट मिलने के समय निमित्त हमारे उस समय के नेता सतपाल महाराज जी थे, इसी प्रकार इस समय अध्यक्ष मुझे राहुल जी ने बनाया, सोनिया जी ने बनाया, लेकिन निमित्त हरीश रावत जी थे। इसमें कोई शक नहीं है। हरीश रावत जी ने, वो बड़े नेता हैं, उन्होंने मुझ में कुछ देखा होगा और उन्होंने मैंने ये कोशिश की कि तथाकथित रूप से जो सभी होता है राजनीति में, विचारधाराएं कुछ अलग होती हैं, महत्वाकांक्षाएं होती हैं, लेकिन मैंने सभी लोगों को एकजुट करने की कोशिश की। मैं कितना सफल हुआ नहीं हुआ ये सब आप लोगों के सामने है, लेकिन इसमें निमित्त हरीश रावत जी थे। सर, आपकी पार्टी से बड़े बड़े नेता जो हैं कांग्रेस में, जिन्होंने 30-30, 35-35 साल की सेवाएं दी, चाहे जोत सिंह बिष्ट हों, चाहे टिहरी के वर्तमान विधायक हों, इसके अलावा गुलाम नबी आज़ाद जैसे बड़े नेता कांग्रेस छोड़कर चले जाते हैं, मोहभंग हो जाता है, तो आप क्या मानते हैं कि समय के साथ साथ कांग्रेस से मोहभंग क्यों हो रहा है? मुझे इस बात का तो दुख है और कहीं ना कहीं कोई
ऐसी कमी है कि इतने बड़े नेता और जिनके फॉलोइंग है, जिनका आधार है, जनता में जिनकी पैठ है, उनका कांग्रेस से मोह भंग होना वो हमारी पार्टी के लिए उचित नहीं है। मैं ऐसा मानता हूं कि इस पर विचार होना चाहिए और ये विचार हमारे स्तर पर नहीं, ये वरिष्ठ स्तर पर होना चाहिए। और जिनकी फॉलोइंग है, जो लोग आधार रखते हैं जनता के बीच, उन लोगों को सम्मान के साथ वापस लाने की बात होनी चाहिए। सर 2022 विधानसभा चुनाव में ये भी कहा गया कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मुद्दे के कारण कहीं ना कहीं कांग्रेस बैकफुट पर आ गई और चुनाव नहीं जीत पाई। तो आप क्या मानते हैं कि केवल यही एक कारण था मुस्लिम यूनिवर्सिटी का, या और भी बड़े कारण थे कि जो है कांग्रेस चुनाव हार गई, जबकि कहीं ना कहीं लग रहा था कि आप रेस में हैं और इस बार सरकार आप लोग बनाने वाले? देखिए, एक ऐसा झूठा मुद्दा जो किसी ने कहा ही नहीं, ऐसे झूठे मुद्दे पर भारत के प्रधानमंत्री आकर अगर अपने मुंह से इस बात को कहें कि कांग्रेस आने पर यह काम करने वाली है, तो मैं समझता हूं कि वो ध्रुवीकरण के लिए बहुत पर्याप्त था। और उस ध्रुवीकरण के लिए मेरा अपना अनुमान है कि 10 से 15% वोटों का नुकसान हमें हुआ। 10% तो निश्चित रूप में वोटों का नुकसान हुआ। हम भारतीय जनता पार्टी से 5-6% के मार्जिन से हारे हैं। अगर ये 10% वोटों का नुकसान नहीं होता तो निश्चित रूप में हम आज सरकार में होते। वो 2-4 दिन के अंदर, 4-5 दिन के अंदर प्रधानमंत्री जी की इस बात को कहने के बाद जो राजनीतिक रूप में वोटों का जो एक पक्ष में ध्रुवीकरण हुआ, वो हमारे लिए बहुत मुश्किल वाला काम था, जिसको मैं स्वीकार करता हूं कि हम मैनेज नहीं कर पाए। क्योंकि मैनेज करने वाली बात ये थी कि जो कहा गया वो झूठ था, वो किसी ने नहीं कहा। एक अदना सा आदमी कोई कुछ कह दे तो क्या वो माना जाएगा कि वो पार्टी की बात है? भारतीय जनता पार्टी के तो देश के अध्यक्ष रहे बंगारू लक्ष्मण, आपको याद होगा, और उन्होंने नोटों की गद्दी रिश्वत के रूप में लेते हुए स्वीकार किया कि खुदा की कसम ये पैसा खुदा तो नहीं पर ये उससे भी कम नहीं, ये कहा ना, सबने देखा। लेकिन उसके बाद आज भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ केंद्र में बनी हुई है ना। तो व्यक्ति कोई कह देता है तो ऐसा कुछ नहीं कि वो पार्टी का विचार है। लोगों ने इसको स्वीकार किया कि भाई वो बंगारू लक्ष्मण जी ने कहा, वो भारतीय जनता पार्टी का विचार लोगों ने नहीं माना, जबकि वो तो अध्यक्ष थे। और यहाँ कांग्रेस में एक किसी जो कि कार्यकर्ता भी नहीं है ढंग का, उस व्यक्ति ने जो है एक बात कह दी और उसको प्रधानमंत्री जी अपनी बातों में लपक के और ये झूठ चिपका दे कांग्रेस पे कि कांग्रेस ने ये कहा है। मैं समझता हूँ ये अन्याय है, ये अन्याय है। और अब उनको मैं क्या कहूँ, वो सफल रहे, अपनी चाल चलने में सफल रहे, एक झूठ को कांग्रेस पर थोपने में सफल रहे। मैं आप भी पत्रकारिता कर रहे हैं, आप भी इस फील्ड में बहुत पुराने व्यक्ति हैं, आप ही बता दीजिए कांग्रेस के किस नेता ने वो बात कही? कोई नेता ने कही, कोई ऐसे व्यक्ति ने कही जो कांग्रेस की नीतियों का निर्धारण करते हैं। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में है, एक व्यक्ति ने कही और उसका ऐसा बवंडर फैलाया। आपको बता दूं, एक पत्र उन दिनों वायरल हुआ जिसमें मेरे झूठे हस्ताक्षर किए गए थे, जिसमें मैं लिख रहा हूं, और ये कोई लिखने की बात होगी? जो उस पत्र में मैं लिख रहा हूं हरीश रावत जी को कि ये होना चाहिए, वो क्या कोई बेवकूफ होगा कि जो ऐसे पत्र लिखेगा? और ऐसे पर भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे पत्र जगह जगह पहुंचाए, घर घर पहुंचाए लोग। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव में जैसे पक्षियों को फांसने के लिए बहेलिया जाल बुनता है, जैसे जंगल में जानवरों को फांसने के लिए शिकारी जाल बुनता है, तो भारतीय जनता पार्टी ने भी शिकारी बनकर मतदाताओं के लिए जाल बुना, जिस जाल में मतदाता फंसे और अंततोगत्वा वो हुआ जो नहीं होना चाहिए था। हमारा संकल्प था कि हम 4 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, 4 लाख घरों में युवाओं को रोजगार देकर खुशहाली लाएंगे, ये हमारा संकल्प था। लेकिन आज दुर्भाग्य है कि उत्तराखंड बेरोजगारी के मामले में शीर्ष पर पहुंच गया, लेकिन यहाँ की सरकारें ऐश कर रही हैं। अब ये ऐश किसने कराई? एक मंत्री तो गजब के मंत्री हैं, सबसे बड़े भ्रष्टाचारी मंत्री इस उत्तराखंड के हैं शिक्षा मंत्री, जिनके विभाग में स्वास्थ्य हो, चिकित्सा हो, सहकारिता हो। मैंने 2 साल पहले कह दिया था कि इनके विभाग में तमाम भ्रष्टाचार चल रहा है, ये नौकरियां बेचने का काम कर रहे हैं। लेकिन लोगों को फिर पसंद आया, लोगों ने उन्हीं को जिताया। और अब बीच में एक दिन उन्होंने कहा, कहाँ से, मैं तो ताजुब कर रहा हूँ, उन्होंने कहा कि हम एक ऐसा ऐप बना रहे हैं जो बारिश को इधर उधर कर देगा। पहले तो एक व्यक्ति जो उत्तराखंड का मंत्री है और खास करके ऊंचे विभागों का मंत्री, और इस बार तो शिक्षा और उच्च शिक्षा मंत्री ये कह रहा है कि हम एक ऐसा ऐप बना रहे हैं जो बारिश को इधर उधर करेगा। अब भाई ये कह सकते थे कि हम एक ऐसा मैकेनिज्म तैयार कर रहे हैं, विदेशों में भी है ऐसा एक मैकेनिज्म है कि जिससे बादलों को ध्रुवीकरण करके किसी एक स्थान पर बारिश करा दी जाती है। लेकिन ऐसा ऐप नहीं होता है। ऐप क्या चीज़ है शायद मंत्री को पता ही नहीं, ऐप किसको कहते हैं।
ऐप की परिभाषा उन्हें पता नहीं शायद, जो उनके बोलने से लग रहा है। आपके टिकट बंटवारे के समय पर जो चेहरे जिनको टिकट नहीं दिया गया था, वो उनमें से काफी चेहरे चुनाव भी जीते। डोईवाला विधानसभा से युवा चेहरे को टिकट दिया जाता, उसके बाद जो है रात कल सुबह जो उसका टिकट दूसरे व्यक्ति को दे दिया जाता। तो क्या आप मांगते हैं कि ये टिकट बंटवारे की जो पटकथा थी, कहीं ना कहीं इसमें कुछ गलतियां जरूर हुई? देखिए, पहली बात तो टिकट बंटवारा एक व्यक्ति नहीं करता है। हमारी पार्टी के अंदर एक कॉलेजियम है जो टिकट बंटवारे को निश्चित करता है। तो इसलिए टिकट बंटवारा अच्छा हुआ या गलत हुआ, उसमें हम सब सहभागी हैं। मैं भी बराबर का दोषी हूँ, और जितना ऊपर से लेकर नीचे तक जो भी हम उस कॉलेजियम में शामिल थे, उस निर्णायक मंडल में हम शामिल थे, हम सब उसके लिए दोषी हैं। पर मैं मानता हूं कि हमारी हार टिकट बंटवारे के कारण नहीं हुई, हमारी हार भारतीय जनता पार्टी के झूठे प्रोपेगेंडा के कारण हुई। जो झूठ को उन्होंने स्थापित कर दिया, झूठ को उन्होंने सच साबित कर दिया, हम सच्चाई नहीं बता पाए, ये हमारी हार का कारण था। और दूसरी बात है कि पार्टियों में कहाँ नहीं होता है आपसी खींचतान, कहाँ नहीं होती है, सभी जगह होती है। क्या भारतीय जनता पार्टी में सब अच्छे टिकट बंटे? भारतीय जनता पर क्योंकि वहाँ भी बहुत से गलत टिकट बंटे, लेकिन सवाल यह है कि भाई लोगों के बीच में वो अपने को सही साबित कर पाए, वो झूठ को भी सच बता पाए, इसलिए चुनाव जीत गए। मैं आपको बता तो रहा हूँ, इतने बड़े भ्रष्टाचार करने के बाद आदमी फिर चुनाव जीत जाता है, तो क्या है ये चुनाव? जैसे कि वो लोग कहते हैं, बीजेपी कहती है कि हमारे लिए तो मैनेजमेंट का काम है, तो ये बात उन्होंने साबित की कि उनके लिए मैनेजमेंट का काम है। और हमने चुनाव नीतियों के आधार पर लड़ा। हमने लोगों को कहा कि भाई आप हमें जिताएंगे तो हम ये काम करेंगे। इसलिए आज हम खुले मन से, बिना हिचक, बिना डर के लोगों के बीच जाते हैं। हमने किसी को नहीं ठगा है। सर, कांग्रेस पृष्ठभूमि से नहीं, मैं भाजपा पृष्ठभूमि से जानना चाहूंगा। भाजपा पृष्ठभूमि से उत्तराखंड का कौन सा सीएम ऐसा है जिसका कार्यानुभव और नीतियां आपको पसंद आई? देखिए, स्पष्टवादिता में तो मैं खनौड़ी जी को मानता हूं कि वो बहुत स्पष्टवादी थे, लेकिन डिलीवरी के हिसाब से, जो हिसाब से एक मुफ्त समर्थन मिलता है और ये चिंता नहीं रहती है कि सरकार डगमग हो, उस आधार पर जितना काम किया जाना था, मैं समझता हूं कि कोई व्यक्ति नारायण दत्त तिवारी से आगे नहीं गया। पुष्कर सिंह धामी जी के पास मौका था, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता जा रहा है, वैसे वैसे मैं समझता हूं कि वो मौका खोते जा रहे हैं। उनके पास एक मौका था कि उन्हें प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद प्राप्त है, केंद्र का, उनकी पार्टी का आशीर्वाद प्राप्त है। यहाँ पर ऐसी स्थिति नहीं है कि सरकार को कोई खतरा हो, इस मजबूत स्थिति में है। तो वो चाहते तो वो बहुत ही आमूल चूल परिवर्तन व्यवस्था में कर सकते थे, लेकिन जिस प्रकार से विभागों में मंत्रियों के भ्रष्टाचार की तरफ उन्होंने आंखें मोड़ दी हैं, मुझे नहीं लगता है कि वो किसी भी प्रकार का कोई निर्णायक काम ऐसा कर पाएंगे कि जिससे आगे आने वाले समय में लोग उनको याद करेंगे। सर, एक सवाल मेरा और है, कांग्रेस पर मित्र विपक्ष होने के लंबे समय से आरोप लगे हैं। मजबूत विपक्ष की भूमिका में भी अभी भी कांग्रेस पार्टी नहीं दिख पा रही है, तो कब मजबूत विपक्ष की भूमिका निभा पाएगी कांग्रेस, और कैसे निभा पाएगी? नहीं, देखिए, सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा। आप प्रमाणित कीजिए कि कांग्रेस कैसे मित्र विपक्ष की भूमिका निभा रही है। ये मत कहिए आपकी कोई एक नेता नहीं कह रहा है, कोई ना कोई कांग्रेस का आदमी आगे आके बात को गंभीरता से बोल रहा है ना, बिना लाग लपेट के बोल रहा है ना। अंकिता भंडारी हत्याकांड था, आपको पता है कि सरकार ने पहले दिन सुबह रात खुलने से पहले सबूत मिटाने शुरू कर दिए थे, और फेसबुक में, पेपरों में भी वाह चलने लग गई थी कि भाई एक ऐसा मुख्यमंत्री की जिसने कि तोड़ने के आदेश दिए, सरकार ने उसके रिसोर्ट को तोड़ दिया, बुलडोजर चला दिया, बजरंगबली हो गए, ये हो गए, सो गए, ऐसा चलने लगा था। सर, मेरे पास कुछ अखबार की कटिंग्स भी हैं। जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के लिए सीट छोड़ने की बात करी थी, कहीं ना कहीं आपके कुछ विधायक भी थे, नाम लेना व्यक्तिगत होगा, परंतु कुछ ऐसे आपके विधायकों के नाम भी सामने आ रहे थे जो सीट छोड़ने के लिए तैयार थे। तो आप नहीं मानते मित्र विपक्ष की भूमिका थी? नहीं, मैं नहीं मानता कि मित्र विपक्ष की भूमिका के दायरे में आता है। मित्र विपक्ष की भूमिका के दायरे में वो बात आती है जिसमें प्रदेश का सार्वजनिक अहित हो रहा हो और विपक्ष सत्ता के साथ गलबैयां कर रहा हो, वो मित्र विपक्ष हुआ। मैं अंकिता भंडारी का उदाहरण दे रहा हूं ना आपको। हम गए ना वहां, हमने कहा कि ये जो बुलडोजर चलाया, ये तो सबूत नष्ट किए हैं, ये कोई दंड थोड़ी दिया उस व्यक्ति को। उस व्यक्ति को दंड तो कानून देगा, लेकिन ये सबूत मिटाने का काम सरकार ने किया, ये ठीक नहीं किया। अब आपने जो उनके लिए सीट छोड़ने की बात कही और कांग्रेस के किसी विधायक ने कहा कि मैं सीट छोड़ दूंगा, ये दो व्यक्तियों का निजी मामला है। पार्टी की नजर से मैं देखूं तो पार्टी का संगठन उस व्यक्ति के खिलाफ क्या कार्रवाई करता है, ये पार्टी का काम है। लेकिन इसको ये नहीं कहा जा सकता कि मित्र विपक्ष की भूमिका है, क्योंकि हो सकता है कि भाई
उनका निजी संबंध हो, वो मतलब कभी कभी आदमी के निजी संबंध भी होते हैं, हालांकि उन्हें ये नहीं शोभा देता, कांग्रेस का के विधायक हैं, लेकिन फिर भी वो पार्टी का काम है। ये कहना कि ये कहना कि वो मित्र विपक्ष की भूमिका में पूरा कांग्रेस इसलिए आ गई कि एक विधायक ने ऐसा कहा, मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी को सही नजरिए से देखने की आवश्यकता है। जो भी सामाजिक मुद्दे हैं, इस प्रदेश के जो भी मुद्दे हैं, उस हर मुद्दे पर हम मुखरता से सरकार का विरोध करते हैं, रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाते हैं, जहां उचित है, जहां अच्छा है, सरकार को साथ देते हैं। अभी बहुत से ऐसे मामले हैं। सर मैं रोकना चाहूंगा सर, गुजर जी, एक अखबार की सुर्खियां ये भी बनी कि एक कांग्रेसी विधायक ने राष्ट्रपति चुनाव में जो है कांग्रेस के खेमे के लिए वोट नहीं किया, उसका पता चल पाया है क्या? चूंकि मैं संगठन में नहीं हूं, इसलिए ये मुझे पता चले ऐसा हो ही नहीं सकता है। न तो मैंने कोई जांच की, मैं अधिकृत नहीं हूं कि कोई जांच करूं, पर इसके लिए आप माननीय अध्यक्ष जी से बात कर सकते हैं कि भाई क्या उन्हें पता चला। सर मंद मंद स्वरों में कांग्रेस में एक रचनात्मक भूमिका में आपकी बड़ी भूमिका है, और मंद मंद स्वरों में ये पुनः एक आवाज उठने लगी है कि गणेश गोदियाल जैसे जमीनी नेता को पुनः अध्यक्ष बना दिया जाए तो कहीं ना कहीं कांग्रेस फिर फाइट में आ सकती है। तो आप क्या मानते हैं कि वास्तव में फिर एक सुगबुगाहट होने लगी? देखिए, कोई कांग्रेस अध्यक्ष बन के ही फाइट करनी है हमने, हम बिना अध्यक्ष के भी फाइट करेंगे। दूसरी बात यह है कि ठीक है, ये पार्टी का नीतिगत फैसला था कि मुझे हटाना था, हटा दिया, लेकिन मैं ये उस दिन भी कहा और आज फिर कहूँगा कि भाई आप शॉर्ट टर्म किसी को अध्यक्ष बनाकर किसी की राजनीतिक हत्या मत करिए, आप उनको पूरा समय दीजिए। अब जो हैं उनको पूरा समय दीजिए, हम जो वो हमें काम सौंपेंगे हम उस काम को बखूबी निभाने का प्रयास करेंगे, और उन्हें पूरा टाइम मिलना चाहिए कि वो अपने को साबित कर सकें, और हम सब का, कांग्रेस जनों का काम है कि हम उनको सहयोग करें। सर समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखते रहिए प्रवज्जन डिजिटल। धन्यवाद।